मीन्स 24 आवर्स के अंदर, इवन 24 आवर्स भी नहीं होंगे, आज आपका पेपर है, कल आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, तो 24 आवर्स भी नहीं है आपके पास। जैसे ही आप पेपर देकर आओगे, आपको कंप्यूटर साइंस में लगना है, उसके अगले दिन आपका पेपर होगा। तो आई थिंक सो 12 आवर्स पकड़ के चलो, और 12 आवर्स में से आप कितना पढ़ोगे? 10 आवर्स पढ़ोगे। तो 10 आवर्स में हम कैसे कंटेंट को कवर करें? तो इस फाइल से आपके वो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे। इस फाइल का नाम है YPICC 10th मास्टर प्रोग्राम्स की पॉइंट सेमेस्टर 1। मीन्स यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिजाइन किए हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपका ये मास्टर प्रोग्राम क्लियर हो जाता है 1 by 1, ये काफ़ी बड़ा प्रोग्राम मैंने डेवलप किया है। यहाँ पर ये फिनिश हो रहा है, मतलब 2 पेजेस का एक प्रोग्राम है। अब इस 2 पेजेस के प्रोग्राम में आपका दोनों कंस्ट्रक्टर क्लियर हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टर 1, कंस्ट्रक्टर 2, डेटा मेंबर्स, आपका नॉर्मल फंक्शन बट विद पैरामीटराइज्ड। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज आपने सुना ही था, बट फंक्शन को भी हम पैरामीटराइज बना सकते हैं, ये भी सुना ही है, लेकिन यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड दूसरा फंक्शन है इनपुट। इस फंक्शन का नाम भी इनपुट है, इस फंक्शन का नाम भी इनपुट है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? फंक्शन ओवरलोडिंग हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। 2 टाइप के इनपुट फंक्शन मिल जाएंगे, एक आपका कैल्क फंक्शन मिलेगा। ये सभी फंक्शंस में आपने 2 टाइप के फंक्शन सीखा। एक आपका पैरामीटराइज है बट रिटर्न नहीं हो रहा है। इस फंक्शन में आपने सीखा कि रिटर्न नहीं हो रहा है और पैरामीटर भी नहीं है। 2 टाइप के फंक्शन हो गए। तीसरा फंक्शन क्या है कि आपका इसमें पैरामीटर्स नहीं है बट इट रिटर्न सम वैल्यू। तो यहाँ पर आपको रिटर्निंग के बारे में भी पता चल जाएगा। 3 फंक्शन हो गए। ओके, तो मतलब ये जो प्रोग्राम है आपके 3 फंक्शंस को क्लियर कर देगा, साथ में दोनों कंस्ट्रक्टर क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर सभी फंक्शंस की कॉलिंग है अलग अलग तरीके से। ओके, एंड उसके बाद दूसरे प्रोग्राम की बारी आती है। इसमें मैंने 2 नॉर्मल फंक्शन बनाए हैं, एक बनाया स्टैटिक फंक्शन, एक बनाया नॉन स्टैटिक फंक्शन। ओके, इसमें आपका रिटर्न भी हो रहा है, आर्गुमेंट्स भी जा रहे हैं। ऊपर वाले प्रोग्राम में आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न एक साथ नहीं था, तो इस फंक्शन की मिसिंग थी वहां पर। मतलब 4 टाइप के फंक्शंस होते हैं जिसमें 3 टाइप के फंक्शन ऊपर क्लियर हो गए, नीचे आपका क्लियर हो गया रिटर्न, एंड ये क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपने इन प्रोग्राम्स को फॉलो कर लिया तो काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ये किसी टास्क पर डिपेंडेंट नहीं है, बस इनको समझना है। और छोटा सा टास्क है, मीन्स समझते समझते हमें टास्क भी समझ में आ जाएगा। एक होता है प्रोग्राम और उसका टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का टास्क तो लिखा ही नहीं है, देयर इज नो टास्क। आपको प्रोग्राम से ही सब कुछ एनालाइज करना है कि उसी से थिंकिंग डेवलप होगा। ओके, तो यहाँ पर कॉलिंग के अलग अलग तरीके भी दिए हैं। स्टैटिक फंक्शन को डायरेक्टली कॉल किया है और नॉर्मल फंक्शन को मेथड के थ्रू कॉल किया है। एंड ये है आपका दूसरा प्रोग्राम जिसमें आपको बेस्ड ऑन नंबर्स डिजिट, मतलब डिजिट मैनिपुलेशंस के प्रोग्राम मिलेंगे। जिसमें पहला मैंने एक फ्रेम आपको दिया है, फ्रेमवर्क, जिसमें क्या होता है, जैसे ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया है 12 in 1 वाले प्रोग्राम में, 20 in 1 वाले प्रोग्राम में भी, कि हाउ टू फिल्टर द डिजिट्स। क्योंकि डिजिट्स पर डिपेंडेंट एक कंफर्म है सेमेस्टर 1 में आना, जिसमें आपको डिजिट्स का फिल्ट्रेशन कोड मिलेगा। इसमें ये 3 लाइन्स इंपोर्टेंट होती हैं। व्हाइल लूप 2 तरीके से लिखा जाता है, या तो n नॉट इक्वल टू 0 या फिर n ग्रेटर देन 0 की बेसिस पर होगा। ओके, जिसमें ये 3 लाइन्स इंपोर्टेंट हैं जो कि आपको समझना है और मैंने समझाया भी है। आज का टास्क ये है कि आप लोगों से पूछना है मुझे ज्यादा से ज्यादा कि इससे क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है। मुझे कम बताना है, आप लोगों को ज्यादा बताना है। बट मैं एक ऐसा शॉर्ट फ्रेमवर्क दे रहा हूँ जिससे कि आपका टाइम बहुत सेव हो जाएगा। ओके, ये काम आप लोगों को करना चाहिए, बट आपको इतना टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, और आप कर भी नहीं सकते हो उतना। तो उसके लिए मैं हूँ यहाँ पर, किस टाइप से आपका टाइम सेव हो सकता है। मीन्स 24 आवर्स के अंदर, इवन 24 आवर्स भी नहीं होंगे, आज आपका पेपर है, कल आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा, तो 24 आवर्स भी नहीं है आपके पास। जैसे ही आप पेपर देकर आओगे, आपको कंप्यूटर साइंस में लगना है, उसके अगले दिन आपका पेपर होगा। तो आई थिंक सो 12 आवर्स पकड़ के चलो, और 12 आवर्स में से आप कितना पढ़ोगे? 10 आवर्स पढ़ोगे। तो 10 आवर्स में हम कैसे कंटेंट को कवर करें? तो इस फाइल से आपके वो कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे।
इसका तो पूरा वीडियो भी है। यहाँ पर मैंने क्या किया है कि एक ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया है यहाँ पर, जिस ये पूरे प्रोग्राम का वीडियो है 21 in 1 वाले में मैंने यही एक्सप्लेन किया है, उससे ये एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। आपको सम ऑफ डिजिट कैसे निकालते वो पता चल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट पता चल जाएगा, रिवर्स डिजिट पता चल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डिजिट पता चल जाएगा, सम ऑफ इवन डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ इवन डिजिट, टोटल नंबर ऑफ इवन डिजिट, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑड डिजिट, और ये सब अलग अलग नंबरिंग दे दी है मैंने कि इससे ये प्रोग्राम आपके सॉल्व हो रहे हैं। हाउ टू गेट द मैक्सिमम डिजिट, मिनिमम डिजिट 12 in 1 वाले में। हाँ, वीडियो से नहीं समझ में आएगा तो मैं यहाँ पर समझाने के लिए रेडी हूँ, मैं समझाऊंगा आपको अलग से। फिर सुपर 6 नंबर को कैसे हैंडल करना है, वो डक नंबर क्या होता है, उसके लिए क्या कंडीशन लगानी, सुपर 6 नंबर के लिए क्या कंडीशन लगाना है। ओके, अब ये कंडीशन सुपर 6 के लिए लगाना है, लेकिन उससे ऊपर जो कॉमन टास्क आपका ये रहेगा ऊपर वाला। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी एक नया टेक्निक भी आया कि इस टाइप से भी मैं समझा सकता हूँ। मतलब ये मैं नोट्स बनाने के लिए यूज करता था, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कैसे समझना है कि मैं इस विंडो को स्प्लिट कर देता हूँ 2 पार्ट्स में। ओके, अब जैसे पहला पार्ट तो हमारा कॉमन वाला टास्क मीन्स ये वाला प्रोग्राम इतना लिखना है, इसी के अंदर आपको जैसे निकालना है सुपर 6 नंबर। तो सुपर 6 नंबर पर आ जाते हैं हम। ये सुपर 6 नंबर के लिए आपको क्या करना है, इफ डिजिट डबल इक्वल टू 6, मतलब 6 कितनी बार रिपीट हो रहा है उसकी काउंटिंग करनी, तो ये इसके अंदर आ जाएगा। मतलब यहाँ पर आपका डिजिट निकल आया, उसके बाद आपने चेक किया क्या डिजिट 6 है, अगर है तो काउंटिंग हो जाएगी, अगर नहीं है तो काउंट नहीं होगा। तो ये इफ के लूप के अंदर आ जाएगा ये वाला पार्ट। फिर लूप के बाहर हम चेक कर लेंगे कि टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग कितना है, SSCNT का काउंटिंग कितना है। अगर SSCNT का काउंटिंग जो सुपर 6 नंबर के बारे में बताया है, सुपर 6 नंबर के बारे में क्या बताया, सुपर 6 नंबर इज अ नंबर विच कंटेन्स एटलीस्ट 2 और मोर 6। तो इस कंडीशन में हम लगा देंगे SSCNT ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो 2 हुआ या उससे ज्यादा हुआ, इसका मतलब वो सुपर 6 नंबर है, वो मैंने लगाया भी होगा सी, या ये लूप के बाहर आएगा SSCNT greater than is equal to 2. So it is a super 6 number. It is not a super 6 number. This will come outside the loop, but this condition will come inside the loop. तो यहाँ पर आपका सुपर 6 नंबर हो गया। आराम से आप वीडियो के बेसिस पर भी समझ सकते हो इस चीज को, तो ऐसे भी हम समझ सकते हैं। यहाँ पर ये स्क्रीन को ही मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अभी इस स्प्लिटिंग को हटाते हैं। तो यहाँ पर 21 प्रोग्राम एक साथ आपके क्लियर हो जाएंगे, जिसमें डिजिट मैनिपुलेशन का जो मैंने लास्ट टाइम डाउट क्लियर किया था यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। और सर कितने तरह के नंबर हैं? अब देखो 21 तो मैंने क्लियर कर दी है। 21 प्रोग्राम्स नंबर टाइप जो प्रोग्राम्स हैं उतना काफी है आपके लिए। ओके, अगर आपके 21 प्रोग्राम्स है उसमें आपका रटना नहीं है, रटोगे तो 21 ही रह जाएंगे। अगर आपने समझा डीपली जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 21 से आप 100 प्रोग्राम से कन्वर्ट हो जाओगे। मतलब इस पर डिपेंडेंट कोई भी नया प्रोग्राम आया तो आप कर पाओगे, ये मुझे पता है। लेकिन किसी बच्चे ने याद कर लिया कि इसका ऐसा है, वैसे तो याद कर ही नहीं सकता क्योंकि मैंने इतना कॉम्प्लेक्स करके दिया है। क्योंकि फिल्टर करोगे दिमाग लगाकर ही फिल्टर होगा, बिना दिमाग लगाए। क्योंकि रटते किसे है, अगर मैं सभी 21 प्रोग्राम्स को अलग अलग बना के दे दूँ कि ये सुपर 6 का है, ये आपका डक नंबर का है, ये सुपर 2 नंबर का है, स्पेशल 2 डिजिट नंबर का है, तो वहां पर वो रट जाएगा। यहाँ तो आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा इन सबको फिल्टर करने के लिए। ओके, तो और फिर जो आपके पास ऑलरेडी फिल्टर प्रोग्राम है इसके बेसिस पे समझ में भी आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ पर दिया है मास्टर प्रोग्राम 3A, जिसमें आपका स्विच रिवीजन हो रहा है। इस स्विच में मैंने क्या किया है, स्विच का प्रोग्राम कैसे आता है कि एक मेन्यू आएगा, आपको बोला जाएगा प्रेस 1 फॉर दिस टास्क, प्रेस 2 फॉर नेक्स्ट टास्क, प्रेस 3 फॉर अनदर टास्क। मतलब 2-3 टास्क होंगे, मैक्सिमम 3 टास्क होते हैं और मिनिमम 2 टास्क होते हैं। और आपको चॉइस एंटर करवाने के लिए दिया जाएगा, एंटर योर चॉइस। चॉइस 2 टाइप की हो सकती है, कैरेक्टर चॉइस हो सकती है और एक इंटीजर चॉइस हो सकती है। इंटीजर चॉइस होगी तो केस 1, 2, 3 ऐसा बनेगा, और कैरेक्टर चॉइस होगी तो कैरेक्टर में आपको याद रखना है कि सिंगल कोड आता है। ओके,
तो मैंने यहाँ पर ये रिवाइज करवा दिया कि कैरेक्टर कम्स अंडर सिंगल कोट, तो ये एरर नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफी लोग कैरेक्टर्स लिखते हैं बस सिंगल कोड नहीं होता। यहाँ पर कैरेक्टर का मतलब आपके सिंबल्स भी आ जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये नोटिस भी दे दिया कि आपके केसेस कौन कौन से हो सकते हैं, 1 2 3 हो सकता है, बट 1 2 3 वॉन्ट कम इन सिंगल कोड, एंड ABCD और सिंबल्स कम्स अंडर सिंगल कोड। तो यहाँ पर सेक्शन बी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। नंबर प्रोग्राम सीरीज वाला नहीं बताया मैंने यहाँ पर, लेकिन सीरीज वाला अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरा सीरीज पर डिपेंडेंट एक बोर्ड पेपर्स को मैंने डिस्कस किया है, 6 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, वो मैं एक वीडियो दे दूंगा, तो वहां से आपका सीरीज भी क्लियर हो जाएगा। बस वो हाफ एन आवर का वीडियो देखना है। 5 इयर्स के सीरीज वाले प्रोग्राम जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनका नॉलेज हो जाएगा। एक बार वो नॉलेज हो गया तो आप तो MCQs उसके अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर क्लास एंड ऑब्जेक्ट का मैंने मास्टर प्रोग्राम दे दिया, जिसमें आपका ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड फंक्शन 2 प्रोग्राम्स हैं, कंप्लीट हो रहा है। नंबर रिलेटेड प्रोग्राम्स मैंने आपको एक मास्टर प्रोग्राम दे दिया। अभी दिया मतलब ये फाइल में दे दूंगा, बस आपको समझना है। एक बार ये समझ में आ गया तो हाफ एन आवर मतलब सॉरी 1 आवर या 2 आवर के अंदर ही काफी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी इन वन शॉट। ओके, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सीरीज प्रोग्राम्स का एक वीडियो है, वो मैंने यहाँ सीरीज प्रोग्राम्स को मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया, हो सकता है उसका भी मैं कोई ना कोई लॉजिक लगाकर आपका जो एग्जाम से पहले मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें। अभी तक के लिए आपके पास ये है जितना मैंने बनाया है। अब थ्योरी में क्या है, मैंने ओनली थ्योरी वर्ड यूज किया है, इसका मतलब इसमें सभी डेफिनेशन एंड ऑल सब आ जाएगा, लेकिन उसको एक्सप्लेन भी किया है नीचे। ये आपका एक मिरर इमेज होगा, ये इंडेक्स पेज की तरह ट्रीट होगा, जो आपको ये बताएगा कि क्या आपको याद है, क्या आपको याद नहीं है। बिकॉज हम सब कुछ याद करने के बाद ऐसा खालीपन सा लगता है, पता नहीं कुछ ऐसा आ गया, अब हम कैसे अपने आप को एनालाइज करें कि हमें क्या याद है क्या याद नहीं है। तो अगर आप ये सभी पॉइंट्स को देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या आपका क्लियर है क्या क्लियर नहीं है। ओके, तो सभी बच्चों का अलग अलग डाउट होगा, हो सकता है कोई रैपर क्लास से मतलब रिलेटेड, यहाँ से आपको अपने बारे में पूरा आइडिया हो जाएगा कि एक मिरर इमेज है कि आपको क्या याद है क्या याद नहीं है, ये पॉइंट्स आपको बता देंगे। मैंने यहाँ पर पॉइंट को मतलब एक्सप्लोर नहीं किया है, मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, ओनली एक हिंट टाइप दिया है, जैसे जंप स्टेटमेंट, जिससे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओ कि व्हाट इज जंप स्टेटमेंट, व्हाट इज रैपर क्लास, व्हाट इज आउटपुट डिपेंडेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा हाँ हमें आउटपुट के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी याद करना है, रैपर क्लास क्या होती है वो समझना है। इंस्टेंटली आपको पता चल जाता, ठीक है आप मुझे मैसेज करो या कोई वीडियो देखो या गूगल करो, निकालने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप खुद से मेहनत करोगे तो आपको याद हो जाएगा रैपर क्लास क्या होती है, जंप स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। डिफरेंस अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल डिफरेंसेस कितने हैं, एंट्री कंट्रोल एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, इसको कितना बोलते हैं रोमन नंबर्स में, 27 टोटल है। 27 इंटू 2 कर दो, कितना हुआ, 54 आपके पास कॉन्सेप्ट 27 है, लेकिन अगर आपने इन 27 कॉन्सेप्ट को याद कर लिया तो आपके 54 कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे, बिकॉज वन कॉन्सेप्ट हैव 2 पॉइंट्स। ओके, ये मेरा लॉजिक है कि अगर आप कंपटीशन करते हो सामने वाले पर्सन से, तो सामने वाले पर्सन की भी थिंकिंग आपके अंदर आ जाती है और आपकी थिंकिंग तो आपके अंदर है ही। तो जब आप कंपटीशन करोगे कंपाइलर इंटरप्रेटर से, दोनों समझ में आ जाएगा, थोड़ा JVM समझ में आ जाएगा, POP डबल OP क्या होता है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेस क्लास, सुपर क्लास, डायरेक्ट क्लास, सब क्लास, ASCII, यूनिकोड, स्ट्रिंग लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, वैल्यू, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ से आप लोगों को एक हिंट मिल जाएगा कि अरे मेरा तो ये इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट रह गया है, ये थोड़ा पूछते हैं देखते हैं, कोई वीडियो तो नहीं है, वीडियो नहीं है तो मुझे डायरेक्टली कॉल करो या मुझसे क्लास में पूछो सर ये एक बार क्लियर कर दीजिए अगली, या खुद से भी क्लियर करने की कोशिश करो अगर पहले से पता है तो। प्योर फंक्शन, इम्प्योर फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर, फॉर्मल पैरामीटर क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, और कुछ पॉइंट्स मैंने रिपीट भी किए हैं जिससे कि अगर वो यहाँ रुक गया रह गया तो दूसरी जगह पर क्लियर हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर मेथड में डिफरेंस क्या होता है, प्रिमिटिव कंपोजिट डेटा टाइप में डिफरेंस, स्विच एंड इफ एल्स में डिफरेंस, इफ एल्स एंड टर्नरी स्टेटमेंट में डिफरेंस,
फॉर लूप एंड वाइल लूप में डिफरेंस, वाइल लूप डू वाइल में डिफरेंस, प्रिमिटिव प्रोटेक्टेड, सॉरी ये प्राइवेट है, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड में डिफरेंस। मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो सकती है तो उसे माफ करना। एंड इंस्टेंस वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्कैनर क्लास इज अपर केस टू लोअर केस, इसे हटा देते हैं क्योंकि ये आपका अभी आउट ऑफ सिलेबस है। वो आपके नेक्स्ट टर्म में आएगा। इज इक्वल टू डबल इक्वल टू में डिफरेंस, कैरेट है अभी थोड़ा सा। और रेंट एंड राउंड में मैंने आपको पोस्ट किया है कम्युनिटी पोस्ट में, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने रॉन्ग वाला आंसर सेट किया है। इसका मतलब आप समझ जाइए ऑडियंस पोल भी कभी कभी गलत होती है। अगर आप केबीसी देखते होंगे कभी कभी ऑडियंस भी गलत कर देती है। तो इस रेंट वाले केस में अभी तक सही आंसर पर कम वोट मिले हैं, तो वो आप लोग लकी हो, आपको वो वाला पॉइंट पता चल जाएगा। नहीं तो बाकी के लोग जो देख रहे होंगे उन्हें वो पहला वाला ही सही लगेगा, और अगर वो एग्जाम में आ गया तो सभी बच्चों का गलत होने वाला है। बट आप लोगों का गलत नहीं होगा रेंट के केस में। और ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न स्टेटमेंट, ये जंप स्टेटमेंट के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर सीधा नाम दे दिया, वहां पर ओनली जंप स्टेटमेंट मैंने बोला था। फिर एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल लूप, और ये मैं फाइल आप लोगों को पीडीएफ में नहीं दूंगा, ये मैं वर्ड फाइल दूंगा आप लोगों को। मैं वर्ड फाइल क्यों दूंगा कि ये एक मैं ओपन सोर्स बनाना चाहता हूँ। ओपन सोर्स का मतलब इसमें आप अपने पॉइंट भी ऐड कीजिए, ये तो मेरा काम हो गया। तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, ये अपकमिंग है। यहाँ पर आपको लगता है कि ये सेमेस्टर 1 में सर से लिखना भूल गए, ये सर नहीं लिख पाए उसके बारे में, या वो रह गया, तो आप ऐड कर सकते हो उसको। मैं अप्रिशिएट करूंगा, बताऊंगा कि ये किस पर्सन ने लिखा है या किसने बताया। यहाँ तक ये मेरे पॉइंट्स रहेंगे, यहाँ पर आप अपना ऐड ऑन कर सकते हो, ये अपकमिंग पॉइंट्स रहेंगे इसमें एक्स्ट्रा। फिर सिंटेक्स एंड एग्जांपल ऑफ ऑल लूप्स, जो भी आपने लूप किया फॉर व्हाइल डू व्हाइल, उनका सिंटेक्स अच्छे से याद करो। कहाँ सेमीकोलन होता है, कहाँ सेमीकोलन नहीं होता है, कहाँ पर कॉमा लगाते हैं, कहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं, कहाँ कर्ली ब्रैकेट आता है, कहाँ कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। ऑल थिंग्स यू नीड टू नो। देन लर्न रिटर्न टाइप ऑफ ऑल मैथमेटिकल फंक्शन। रिटर्न टाइप का एक बड़ा प्रॉब्लम आता है एग्जाम में, इतना तो पता ही है कि रिटर्न टाइप से रिलेटेड एग्जाम में आ सकता है, ये सबको पता है कि, तो इसका मतलब पहले से याद करके रखो रिटर्न टाइप का। रिटर्न टाइप का मैंने वीडियो तो बनाया है, लेकिन उसमें मैंने क्या किया है, पहले तो ऐसा अलग अलग नहीं था, पहले तो सभी फंक्शंस मिक्स फॉर्मेट में थे। मतलब स्ट्रिंग के भी फंक्शंस थे, कैरेक्टर भी थे, मैथमेटिकल भी थे। तो मैंने उसमें क्या दिमाग लगाया कि सभी फंक्शंस का रिटर्न टाइप डिस्क्राइब किया, उसमें मिक्स हो गया वो फिर। तो मैथमेटिकल फंक्शंस का अलग से रिटर्न टाइप नहीं है, लेकिन मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगा, उसमें मैंने वीडियो के साथ आपको ये बताया कि ये फंक्शन का ये रिटर्न टाइप होता है। अगर आपने इंटीजर एक्सेप्ट किया तो इंटीजर रिटर्न होगा, डबल एक्सेप्ट किया डबल रिटर्न होगा, या फिर अगर आपने इंटीजर रिटर्न एंटर किया तो डबल रिटर्न हो रहा है। कुछ फंक्शंस जो लेते हैं वही रिटर्न करते हैं, कुछ फंक्शन जो लेते हैं उसका अलग रिटर्न करते हैं। मतलब अगर डबल आप एंटर कर रहे हो तो इंटीजर रिटर्न हो सकता है, ओके, वो राउंड में होता है। तो ऐसे हमें याद रखना है कि कौन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है। एग्जाम पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, आपको पहले से पता होना चाहिए, ना कि एग्जाम में आपको कंफ्यूज होना है कि रिटर्न याद कर लेते तो अच्छा रहता। तो ये रिटर्न, फिर ऐसी वैल्यूज आपको याद करनी है, कन्वर्जन आपको याद करनी है, इफ से टर्नरी, टर्नरी से स्विच, स्विच से लूप, सॉरी स्विच से लूप नहीं होगा, लूप से लूप में कन्वर्जन होगा, बट टर्नरी से स्विच में, स्विच से टर्नरी, टर्नरी से इफ में। इसके ऊपर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। टाइप कन्वर्जन का वीडियो नहीं है, मतलब जिसका वीडियो नहीं है उसको हमें क्लास में ज्यादा डिस्कस करना है, क्योंकि जिसका वीडियो है वो तो वीडियो से कवर हो ही जाएगा। एंड कंपाइलर इंटरप्रेटर भी है वीडियो में, एंड वाइट कोड, जेवीएम, ये अगेन रिपीट हो गया है इस। ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, उनके ये सिंबल्स याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी ऑपरेटर को लेकर उनके टाइप पूछे जा सकते हैं। आपको दे दिया मॉडुलस, किसको बिलोंग करता है, अरिथमेटिक को, रिलेशनल को, टर्नरी को, यूनरी को, किसको बिलोंग करता है, तो आपको ये पूछा जा सकता है। तो ये आप एक क्विक शॉर्ट में याद रखिए, अरिथमेटिक में ये होता है, रिलेशनल में ये होता है, और टर्नरी में ये होता है, यूनरी, और फिर लॉजिकल, बाइनरी ऑपरेटर्स। अब बाइनरी ऑपरेटर्स आपको थियोरेटिकली याद रखना है, वैसे वो सिलेबस में नहीं है, बट याद रखने में क्या जा रहा है थोड़ा सा। और देन शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, और असाइनमेंट ऑपरेटर। इनकी आपको प्रेसिडेंस भी याद रखनी है, एसोसिएटिविटी भी याद रखनी है, बिकॉज ये एसोसिएटिविटी से रिलेटेड आपके
इसमें आया है स्पेसिमेन पेपर में, इसका मतलब सभी ऑपरेटर्स की उन्होंने दिया इक्वल टू ऑपरेटर, हमें एक हिंट मिल गई कि अब जब इक्वल टू ऑपरेटर का आ सकता है तो सभी ऑपरेटर का आ सकता है, तो सबका याद करो, वो मैं बता दूंगा। एंड प्रेसिडेंस आल्सो यू नीड टू रिमेंबर। एंड ऑपरेंड क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टोकन, लिटरल, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, सेपरेटर, कीवर्ड्स ये होते हैं, इन सबके आपको पूरा पूरा फुल फॉर्म में याद रखनी है सब चीजें। प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव डेटा क्या होते हैं, उसके रेंज, साइज, रैपर क्लासेस, डिफॉल्ट वैल्यू, ऑल थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर अबाउट द प्रिमिटिव डेटा टाइप। एंड टाइप फंक्शंस में आपका प्योर इम्प्योर आ जाता है। एंड वे ऑफ इन्वोकिंग में आपका आ जाएगा कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। फिर ब्रेक, कंटिन्यू, फॉल थ्रू, न्यू। न्यू कीवर्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए, जब इतना आया है तो इसमें दिस भी लगा लूं। अब देखो आपके सामने ही मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, आप समझ रहे हो कि 95% तक हो सकता है कंप्लीट है, बट 5% तो फिर भी बचा है ना कुछ, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। इतना कर सकते हो ना। अब जैसे Yes, दिस sir. कीवर्ड मैंने ऐड कर दिया, ऐसे आपको भी बहुत सारे कीवर्ड मिलेंगे, वो आप ऐड करोगे, उनमें से कुछ मैं रिजेक्ट कर दूंगा, कुछ मैं ऐड करके रखूंगा, क्योंकि कुछ ऐसा कीवर्ड आपने उसमें ऐड कर दिया जो आपके सिलेबस में नहीं है, कहीं ओसवाल बुक में से मिला, किसी और बुक में से मिला, क्योंकि कुछ बुक्स में आउट ऑफ सिलेबस भी है। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज, आप तो नहीं कर सकते हो, वो मैं बता दूंगा कि सर आपने मतलब मैंने ये ऐड किया है, आप बताइए ये वैलिड है या नहीं, तो वो मैं बता दूंगा। अब देखो दिस मैंने कीवर्ड लगा दिया, न्यू यहाँ पर है, फॉल थ्रू सिचुएशन क्या होती है, कंटिन्यू क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, और अगेन अगर दोबारा लिख दो रिटर्न, मतलब मल्टीपल टाइम होंगे, अगर वहां से रिटर्न याद करना भूल गए तो हो सकता है यहाँ पर याद आ जाएगा। तो रिपीटेशन भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि रिपीट नहीं है, रिपीटेशन भी जरूरी है, वहां से रह गया तो यहाँ पर जो भी आपकी इम्पोर्टेंट बुक है तो आप नॉर्मली एक दो कॉपी बना के रखते हो ना उस बुक की, कि अगर ये खो गई तो, या फिर फोटोज वगैरह होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होते हैं, तो एक फोल्डर की जगह दो फोल्डर में हम उसे ट्रांसफर करके रखते हैं, जिससे कि अगर वो डिलीट भी हो गया तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही मैंने भी कुछ कॉन्सेप्ट रिपीट करके रखे हैं, अगर आप वहां भूल गए याद करना तो यहाँ से याद हो जाएगा। ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज अ पावरफुल कॉन्सेप्ट, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन का सिंटेक्स पता होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप ऑब्जेक्ट बना पाओ। इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक, क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, पैरामीटर वेरिएबल, आर्गुमेंट वेरिएबल, ओके, ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल, ऑब्जेक्ट फंक्शन, क्रिएटिंग फंक्शन और प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। आपको ये क्वेश्चन भी मिलेगा ही मिलेगा एग्जाम में, कि एक सिचुएशन बनाकर दिया जाएगा कि फंक्शन नेम इज दिस एंड दिस फंक्शन विल रिटर्न द बूलियन वैल्यू एंड दिस फंक्शन एक्सेप्ट स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर एंड राइट द प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन। ये आपने किया भी होगा क्वेश्चन, तो इस टाइप से आ सकता है। देन प्रूफ्स प्रिंसिपल में आपका एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, डेटा हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म ये आ जाएगा। कीवर्ड्स में आगे नहीं रिपीट हो गया, न्यू, दिस, वॉइड, रिटर्न, पैकेज, इंपोर्ट, स्टैटिक, ये सब कीवर्ड्स में आ जाएंगे। एसएल सीक्वेंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था स्लैश टी से रिलेटेड, ओके, अब काफी लोगों ने तो वो एज इट इज ही प्रिंट कर दिया, मतलब बोटिंग से पता चल रहा है ना कौन क्या क्या कर रहा है, तो स्लैश टी मतलब टैब स्पेस आएगा आपका, ओके, तो वो गलत किया है। और कहीं पर भी डाउट है तो आप लोग तो मुझे पूछ सकते हो कि सर ये पोस्ट किया था, इसका आंसर सही क्या है, वो मैं कर दूंगा, सही बता दूंगा। हाउ मेनी टाइम लूप विल बी एग्जीक्यूटेड, ये आपको प्रैक्टिस करना है कि कुछ लूप्स है वाइल, डू वाइल, फॉर में हम कैसे निकालेंगे वो कितने टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है, डू वाइल में। डू वाइल में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि 3 टाइम चल रहा है या 4 टाइम चल रहा है, काउंट करें या ना करें। उसका एक ही मेन पॉइंट है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ट्रू एंड फॉल्स पे जाना ही नहीं है, बस आपको इतना देखना है कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाली लाइन आप कितनी बार एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसके बेसिस पर काउंटिंग करो, ना कि वाइल कंडीशन कितनी बार ट्रू हुई है, वो थोड़ा धोखा हो जाता है समटाइम्स, ओके। तो तीनों का एक ही कॉन्सेप्ट है, लूप के अंदर आप कितनी बार एंटर हो रहे हो, बस कंडीशन ट्रू है फॉल्स है डजंट मैटर, ओके, क्योंकि कंडीशन ट्रू फॉल्स के बेसिस पर आपको अलग अलग याद करना पड़ेगा। फॉर एंड वाइल में आपको ट्रू याद करना पड़ेगा, फॉल्स को रिमूव करना पड़ेगा, फॉल्स काउंट नहीं होता है। डू वाइल में आपको ये याद करना पड़ेगा कि फॉल्स भी काउंट होता है। तो दो सिचुएशन में जाना ही क्यों है जब कंफ्यूजिंग है टू सिचुएशन। आप एक सिचुएशन को कैच कीजिए, एक सिचुएशन क्या कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर आपकी एंट्री मिली तो बस वो काउंटेड है, बस खत्म। उसमें ना तो फॉर का टेंशन, ना वाइल का टेंशन, ना डू वाइल का टेंशन। हाउ मेनी टाइम्स
Java expression library packages, type of error, runtime error, exception error, compile time error, syntax error, logical error, access specifier कौन कौन से होते हैं। मैंने यहाँ जानबूझ के नहीं लिखा कि कौन कौन से access specifier होते हैं। अगर यहाँ मैं लिख दूंगा तो डायरेक्टली आपको याद आ जाएगा। अभी आप दिमाग लगाओगे एक्सेस स्पेसिफायर क्या होते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपसे पूछूंगा 1 मिनट में आंसर दोगे, टाइम चला जाएगा। मुझे ज्यादातर चीजें क्लियर करनी है, इसलिए मैं ही आंसर कर रहा हूँ, मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर, टू टाइप्स का कंस्ट्रक्टर होता है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी होती है। ओके, और कंस्ट्रक्टर मीनिंग क्या है, उसके रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो सब चीजें। ट्राई एंड कैच थोड़ा सा एक्सेप्शनल है कि ये याद करना है या नहीं करना है, मुझे एक बार चेक करना है। मैंने हटाया नहीं है, काफ़ी चीज़ें हटा दी हैं आपस सिलेबस वाली, बस इसको मैंने रखा है अभी फिलहाल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो 5 मिनट में क्लियर हो जाता है, करके रख लो। थोड़ा सा बाई चांस आ गया तो कर लेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इस पॉइंट को करने की। कमेंट्स इन जावा, इसमें आपके एक ये कमेंट होता है, एक ये होता है। अब इसमें मैंने तीसरा कमेंट नहीं लिखा है अभी। वो तीसरा कौन सा होता है? डॉक्यूमेंटेड कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। ओके, अब मैंने यहाँ 42 पॉइंट रखा है। किसके लिए? किसके लिए? आप लोगों के लिए। ये आप लोग कवर करने वाले हो, मतलब और एक्स्ट्रा इसमें ऐड करने वाले हो। यहाँ पर पेज नंबर कितना, 11 तक ये पेज है। यहाँ पर मतलब 11 पेजेस के अंदर आपको अपना पूरा फिगर पता चल जाएगा, आप कितने पानी में हो, कितने नहीं हो, कितना आपको याद है, कितना आपको याद नहीं है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करना है। तो दिस फाइल इज गुड और नॉट, जस्ट गिव मी द फीडबैक। अभी ये क्लियर भी नहीं हुई है, अभी फिलहाल सेक्शन 1 क्लियर हुआ है। अभी तो मैंने ये बताया ही नहीं है कि इस प्रोग्राम को अगर मैं समझा दूंगा तो और बेटर आपको लगेगा। लेकिन अभी इतने के बिहाफ पर बताइए कि ये फाइल आपको चाहिए या नहीं, एंड इज इट बेनिफिशियल और नॉट? It is beneficial. बेनिफिशियल। ओके, और अगर सपोज आप यही फाइल आप खुद से बनाओगे तो कितना टाइम ले लेगा ये? पहली बार तो आप बना ही नहीं पाओगे, इतना टाइम ही लगेगा काफ़ी, बिकॉज आपको पता भी नहीं कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको ऐड करने, कौन सा नहीं करना है। बट स्टिल मैंने ओपन सोर्स टाइप रखा है। ओपन सोर्स का मतलब कोई भी एडिट कर सकते हैं। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? कि कोई भी एडिट कर सकता है। इट मीन्स मैं आपको यहाँ पर पीडीएफ ना देकर वर्ड फाइल दूंगा जिससे कि आप भी एडिट कर पाओ। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप एडिट कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप पर कि देखो ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं बोलूँगा अरे मैंने ऐड नहीं किया, आपने क्यों ऐड कर दिया। मैं तो आपको खुद बोल रहा हूँ, जस्ट इम्प्रूव दिस फाइल मोर एंड मोर बिफोर एग्जाम। आफ्टर एग्जाम नहीं, आफ्टर एग्जाम भी काम आएंगे ये सभी टॉपिक। ओके, इट्स नॉट अबाउट कि सेमेस्टर 1 में ये होने के बाद देन यू आर फ्री। दीज इफ लूप स्विच ये तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि इनके बिना तो आप एरे स्ट्रिंग्स वगैरह कुछ नहीं कर सकते। तो आपका सेमेस्टर 2 के लिए भी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था इस फाइल का। कितना टाइम ले लिया इस इंट्रोडक्शन ने? 45 मिनट्स ले लिए इस इंट्रोडक्शन ने, अराउंड 40 मिनट्स।